कल रात केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी अचानक हमारे यहाँ आए, हमारा कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, लाइट सब उठा ले गए। क्यों उठा ले गए नहीं बताया, कब वापस करेंगे नहीं बताया, वापस करेंगे भी कि नहीं करेंगे ये भी नहीं बताया। तो आने वाले अनिश्चित दिनों तक हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप सभी को विश्व गुरु की ढेर सारी बधाइयां, ताली बजाते रहिए। ये सुनकर चौंकिए मत। इन बातों को अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये सब कुछ चला जाएगा तो शायद कहने का मौका ही ना मिले। ये सारे संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हम आपसे कहेंगे कैसे। इसीलिए अभी से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ऐसी ही व्यवस्था में लगी है। कल तक यूट्यूब पर सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को हीन दृष्टि से देखने वाली सत्ता अब उनसे तिलमिला गई है। सोशल मीडिया पर खुल रही सत्ता की पोल अब मोदी सरकार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। शायद इसीलिए नया नया जुगाड़ ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये जुगाड़ हमसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी एकदम आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे। इसे लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में किस तरीके से बेहद चिंताजनक मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। और आपके आसपास यदि कोई 1947 से पहले के बुजुर्ग मिल जाए तो उन दिनों की गुलामी की दास्तां सुन लीजिएगा। पता नहीं कब आधिकारिक रूप से वैसे ही दिन देखने को मिल जाए, क्योंकि अब तो देश के उपराष्ट्रपति भी सोशल मीडिया से परेशान हो गए हैं। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत गड़बड़ मामला है। उधर पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को लेकर एक इतनी जोरदार बात कही जिससे सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे हंसी से कि गम में, ये हम नहीं बता सकते। आज का ये इकलौता मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए सिर्फ इसी पर बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी इसे लाइक कर दीजिए अपनी आवाज को बचाए रखने के लिए, मेरी नहीं, अपनी आवाज को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग। मोदी सरकार एक ड्राफ्ट लेकर आई, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। मोदी सरकार एक कानून बनाना चाहती है जिसके माध्यम से आपके कानों में रुई नहीं बल्कि खूंटा ठोकने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लाख प्रयास करके भी कुछ सुन न पाए। आप कहेंगे कि देश में करोड़ों की आबादी है, मोदी सरकार कितना खूंटा ठोकेगी और इतना खूंटा कहां से लाएगी। तो सुनिए, आपके कान में खूंटा ठोकने के लिए मोदी सरकार हमारे जैसे लोगों के मुंह में बंदूक ठूसने का काम करना चाहती है, सरकारी बंदूक। यह सरकार एक ऐसा ड्राफ्ट लेकर आई थी जिसके तहत पूरे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी हो सकता है, यदि आप कहीं भी अपनी आवाज के माध्यम से कोई वीडियो दिखाकर, कोई फोटो बनाकर, कोई मीम बनाकर कुछ भी ऐसा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जो अन्य लोग देख पाते हैं या देखते हैं, यदि उससे सरकार को कहीं कोई दिक्कत महसूस हुई तो आपको तुरंत लपेट दिया जाएगा। लेकिन लपेटने का जो तरीका है वो बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात और बता दें, खूंटा ठोकने की यह तरकीब नई नहीं है। गोदी मीडिया के माध्यम से पहले से आपके कानों में खूंटा ठोका जा चुका है और गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिसों की जबान में बंदूक ठूसी जा चुकी है, इसीलिए उनकी जबान एक तरफा चलती है। बाकी आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो आप सब जानते ही हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो लोग पत्रकारिता करते हैं वही नहीं, आप कुछ भी करते हो, यदि सरकार को आपके काम से कहीं कोई दिक्कत समझ में आई, और पिछले कुछ सालों में आपने तो देखा ही है कि सरकार और भाजपा में अंतर खत्म हो चुका है, सरकार और आरएसएस में भी अंतर खत्म हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे खत्म हो चुका है तो राम मंदिर वाले मामले को देख लीजिए। आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि सरकार कहां है, बीजेपी कहां है, आरएसएस कहां है, विश्व हिंदू परिषद कहां है। सबको एक बोतल में डालकर बोतल को जोर से ऐसे हिला दिया गया है, सब मिक्स हो गया है। इनके सारे संगठन सरकार है और सरकार ही इनका पूरा संगठन है। तो एकदम आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, यदि कोई फूड ब्लॉगर किसी चाट वाले से बात कर रहा है और चाट वाले ने गलती से भी कह दिया कि भैया टमाटर इस समय महंगा हो गया है, इसीलिए चाट का दाम हमने बढ़ा दिया है, और सरकार को लगा कि अरे ये तो महंगाई की बात कर रहा है, यानी आर्थिक मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, इससे तो हमारी पोल खुल गई। थोड़ी देर बाद आपके दरवाजे पर टन टन करके सरकारी अधिकारी आएगा और आपका सब कुछ टांग ले जाएगा। वापस कब मिलेगा पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। यानी सालों की मेहनत और तरह तरह के जुगाड़ से आपने जो भी संसाधन जुटाए वो सब कुछ एक झटके में सरकार के इशारे पर गायब किया जा सकता है। अब हमारे जैसे लोगों का यदि एक बार गायब हो जाए तो फिर दोबारा जुगाड़ करने में खोपड़ी का पसीना एड़ी तक पहुंच जाएगा। दर्शकों के सहयोग से तो आज थोड़ी बहुत संसाधन जुट पाया है, लेकिन शायद इतने संसाधन से ही सत्ता की हजारों करोड़ की गोदी मीडिया और आईटी सेल घबरा गई है। और इस घबराहट की वजह हम नहीं है, आप हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट बनाने से किसी को दिक्कत नहीं है। आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं, दिक्कत इस बात से है आप देखकर जागरूक न हो जाए, आपको सत्ता की असलियत का पता न चल जाए, इसीलिए सत्ता घबराई हुई है। सरकार ने इस कानून का दायरा इतना विराट रखा है कि व्यक्ति ढूंढते रह जाएगा कि किस वजह से उसका चैनल गायब किया गया, उसकी वीडियो डिलीट की गई या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उसको पता नहीं चल पाएगा। यानी एकदम आसान भाषा में कहें तो कानून बनाने के बाद सरकार जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे टांग सकती है। हालांकि अभी भी वर्तमान सत्ता को किसी को टांगने के लिए या जेल भेजने के लिए, जेल में रखने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस मामले में
नैतिकता और देश की एकता अखंडता का भी जिक्र किया है, यानी कि राष्ट्रहित। अब यूं समझ लीजिए कि आए दिन खबर आती है कि चीन ने भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में पता चला कि भारत के सूरवीर मेजर शैतान सिंह स्मारक मोदी सरकार ने तोड़वा दिया, क्योंकि वो जमीन बफर जोन में आ गई, यानी कि भारतीय जमीन चीन के कब्जे में चली गई, तभी तो बफर जोन पीछे खिसकना पड़ा। हमने इस पर विस्तार से एक वीडियो में चर्चा की थी। अब इस तरह का कानून आने के बाद सरकार सीधे सीधे कह सकती है कि तुमने चीन पर भारतीय जमीन हड़पने का आरोप लगाया, इससे भारत चीन के रिश्ते खराब होते हैं, चलो अंदर। इसके अलावा इस ड्राफ्ट के भीतर सरकार ने खुद को अहम ब्रह्मास्मि मानते हुए संपूर्ण शक्ति दे रखी है, यानी वो जब चाहे जैसे चाहे बदलाव कर सकती है समय के अनुसार। यानी आप कहीं किसी चौराहे पर बैठकर किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं, किसी ने वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, सरकार को अच्छा नहीं लगा तो आप भी लपेटे में आ जाएंगे। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अच्छा लगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया वाले दिन रात नफरती बातें करते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, उग्रवादियों की भाषा बोलते हैं, सरेआम एक धर्म को गालियां देते हैं, मगर वहां कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने हिसाब से चल रहा है ना, वहां दिक्कत नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ बोलेंगे वहां दिक्कत हो सकती है। वैसे आप ये भी देखते हैं कि लपेटे में तो कभी भी कोई भी आ जाता है। किसी ने यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह दिया तो गिरफ्तार हो जाता है झट से। छापेमारी करने वाले अधिकारी को किसी से अनुमति तक नहीं लेनी होगी, जब मन करे जहां मन करे छापेमारी कर सकता है। किसी के कार्यालय में घुसकर सारा सामान जब्त कर सकता है। 10 दिन के भीतर यदि आपको बता दिया कि क्यों जब्त किया है तो सामान कब वापस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। नहीं बताया तो 10 दिन में वापस कर देगा। यानी सरकार के अधिकारी को अगर बैठे बैठे इसे घर में बैठ के बोर हो रहा है और मन किया कि चलो थोड़ा आज मजा लेते हैं, किसी के ऑफिस में जाएगा, उसका लाइट कैमरा मोबाइल लैपटॉप सब उठा लेगा, 10 दिन ले आकर अपने घर पे रखेगा, चाहे जहां भी रखेगा, और फिर कोई कारण नहीं बता सका तो ले आके वापस कर देगा, या फिर फोन कर देगा ले अपना उठा लेके जाओ यहां से। यानी बैठे बिठाए किसी को भी 10 दिन का जबरदस्त मानसिक टॉर्चर। और 10 दिन ही क्यों, अब तक हमारे यहां कानून है कि किसी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हकीकत है, क्या हकीकत में ऐसा होता है? आए दिन आरोप लगता है कि थाने में ही कई दिन बीत जाता है, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा पाता। तो यदि कानून में ही 10 दिन का समय दिया गया है तो फिर हकीकत में 10 दिन होगा या 100 दिन हो जाएगा, कौन जानता है, ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि जो लोग भी किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं, खासकर करंट मुद्दों पर, यानी तात्कालिक मुद्दों पर, यानी हाल फिलहाल में देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पर यदि कोई चर्चा करता है वो अपने यहां एक आदमी लगाएगा, यानी अपने ऑफिस में एक और आदमी बैठाएगा। यानी अगर वो अकेले काम करता है तो एक आदमी और बैठाएगा अपने साथ में लोगों का फीडबैक लेने के लिए। यानी यदि मेरी किसी वीडियो से लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो वो लोग कंप्लेन करेंगे और मेरा एक आदमी बैठकर दिन भर उसकी कंप्लेंट सुनेगा, उसका और कोई काम नहीं होगा। उस आदमी को तनख्वाह मैं दूंगा अपनी जेब से। यानी जैसे जैसे जोड़ तोड़ के हम आगे की व्यवस्था बना रहे हैं, और यहां सरकार चाहती है कि एक आदमी को बैठाकर हम खाली शिकायत सुनने के लिए पैसा दें। और शिकायत सुनने में भी एक बात ध्यान देने वाली है, सत्ताधारी दल के पास बड़ा बड़ा आईटी सेल है। हाल ही में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी का जो आईटी सेल है उसमें सब गुंडे बदमाश हैं। हालांकि ये बात गलत भी नहीं है। बीजेपी आईटी सेल वाले 24 घंटा गाली ही देते हैं, उनका काम ही यही है, गाली देने में। शायद दुनिया में पहली बार लोगों को नौकरी मिली है गाली देने की। बीजेपी आईटी सेल के इन गुर्गों को जब गाली देने से टाइम मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो रात में निकल लेते हैं बीएचयू हॉस्टल की तरफ। कहीं कोई लड़की मिल जाए, छेड़खानी कर लें, उसके साथ दुष्कर्म कर लें, फोटो वीडियो बना लें। अब सोच कर देखिए, हमारी किसी वीडियो पर जनता को, आम जनता को कोई दिक्कत हो ना हो, यदि एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए, एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को कुछ दिक्कत हो गई तो वो लोग लगेंगे शिकायत करने, तो फिर हमारा काम खत्म। इस मामले में सरकार 3 लेयर सिक्योरिटी बनाना चाहती है। दूसरे लेयर में होगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग एक कमेटी बनाएं, वो भी जांच करें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फाइनल कमेटी सरकार के पास होगी, जिसमें 5 अधिकारी उनके होंगे और एक प्रोमिनेंट पर्सन होगा। शायद वो प्रोमिनेंट पर्सन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जैसा होगा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जैसा होगा। अभी इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले सरकार की नई व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। ये कितनी खतरनाक होने वाली है, इसको समझ लीजिए। अभी जो पत्र लिखा गया है उसे ध्यान से सुनिएगा। इस तरह का कानून बनाने के साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट बनाते हैं, किसी भी तरीके का, न्यूज ही नहीं कुछ भी बनाते हैं, वो समय समय पर सरकार को बताते रहें कि हेलो सरकार, हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, और सरकार उस हिसाब से आगे का नियम बनाती रहेगी। और जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यानी अभी जो हम लोग आपसे अपील करते हैं कि भैया सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, तब कहना पड़ेगा कि भैया सब्सक्राइब मत करना, घंटी बजाना दूर की बात है। वैसे तो ये ड्राफ्ट बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जितना हो सका आसान भाषा में हमने आपको बताने की कोशिश की है। सरकार ने इस पर लोगों की राय मांगी थी 15 जनवरी तक,
तक देना था। अभी इसे लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक पत्र लिखा है और साफ साफ कहा है कि आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया है यह पूरी तरह से अस्पष्ट है और अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला है। यानी आपके ड्राफ्ट में कुछ पता ही नहीं चलता कि सरकार किस मामले में कैसा एक्शन ले लेगी, एक्शन लेने का आधार क्या होगा, और आपने खुद को इतनी ज्यादा शक्ति दे दी है कि जो भी ब्रॉडकास्टर है उसके काम में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप होने लगेगा। यहां ब्रॉडकास्टर का मतलब आप यह समझ लीजिए कि आप कोई भी वीडियो, ऑडियो या फिर फोटो कंटेंट बनाते हैं तो आप ब्रॉडकास्टर हैं। अगली बात जो एडिटर्स गिल्ड ने कही है उसे जरा ध्यान से सुनिए। इस पत्र में कहा गया है कि यह जो नया ड्राफ्ट है यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, प्रेस की स्वतंत्रता की भावना प्रकट करता है, यानी बोलने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन आपका यह ड्राफ्ट सीधे सीधे संविधान द्वारा दी जा रही इन गारंटियों के खिलाफ है। यानी इस ड्राफ्ट के माध्यम से मोदी की गारंटी संविधान की गारंटी के खिलाफ जा रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी पत्रकारों और संपादकों के संगठन ने मोदी सरकार को इस पत्र में साफ साफ 4 पॉइंट के माध्यम से विरोध प्रकट किया है। पहला तो यह है कि किसी भी कंटेंट का मूल्यांकन करने के जो 3 स्तरीय समितियां हैं उनमें सरकार का अधिक नियंत्रण होगा। दूसरा यह कि सरकारी अधिकारी मनमाने तरीके से सेंसरशिप कर सकेंगे, यानी कुल मिलाकर सरकार और उसके अधिकारी किसी भी वीडियो या चैनल का या फिर हमारे जैसे लोगों के खिलाफ मनमाने तरीके से कार्रवाई कर सकेंगे। तीसरी चिंता यह प्रकट की गई है कि किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है यह भी नहीं बताया जाएगा, मतलब किन किन आधारों पर कार्रवाई होगी यह स्पष्ट रूप से ड्राफ्ट में बताया ही नहीं गया है। यानी जिस भी वीडियो को, जिस भी ऑडियो को या फिर जिस भी तस्वीर को सत्ता और उसके अधिकारी चाहें उसे हटा सकते हैं, यानी सेंसर कर सकते हैं। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जो लोग भी ब्रॉडकास्टर होंगे, यानी आप कोई भी वीडियो बनाते हो, ऑडियो जारी करते हो, गाना गाते हो, डांस करते हो, फोटो बनाते हो, मीम बनाते हो, ये सब इस ड्राफ्ट से, यानी अगर ये कानून बनता है तो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि आपके कानों तक कोई भी ऐसी बात न पहुंचे जो सत्ता की पोल खोलती हो, जो देश की हकीकत आपके सामने रखती हो। इसीलिए हमारे जैसे लोगों की जबान पर ताला लगाने की कोशिश की एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यदि हमने आपने हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संविधान को संरक्षित करने का काम नहीं किया, उसे सुरक्षा नहीं दी, उसके लिए आवाज नहीं उठाई, तो आज अपने पूर्वजों की दी हुई जिस विरासत के दम पर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को शायद न मिल पाए, क्योंकि वो है तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, किसी के चरित्र का भी हनन कर देता है। क्या बात है। पिछले दिनों धनखड़ साहब का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो गाड़ी से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसे ऐसे करते हुए लगातार कुछ ही सेकंड में कई बार ऐसे ऐसे करते हुए नमस्कार करते हुए दिखते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। उपराष्ट्रपति जी बहुत दुखी हुए, सदन में जाकर कहने लगे कि अब तो सोचना पड़ता है कहां झुकूं, किसके सामने झुकूं, कितनी बार झुकूं, कैमरामैन कहां से कौन सी फोटो निकाल रहा है, कुछ पता नहीं चलता। ये बहुत गलत बात है। मगर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को सोशल मीडिया की यह बुराई तब नहीं दिखती जब अन्य लोगों को संगठित तरीके से टारगेट किया जाता है, उनका चरित्र हनन होता है। जब देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार को सरेआम गालियां दी जा रही थी, तब धनखड़ साहब को यह सब कुछ नहीं दिखा। देश का गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लपड़झंडिस 24 घंटे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं, उन्हें आतंकवादी बुलाते हैं, किसानों को खालिस्तानी बुलाते हैं, पाकिस्तानी बुलाते हैं, मुसलमानों को जिहादी बुलाते हैं। तब धनखड़ साहब को गोदी मीडिया से कोनो तकलीफ नहीं होती। जगदीप धनखड़ साहब जिस विचारधारा और जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहे या फिर जुड़े हुए हैं, उस दल के पास बड़ा आईटी सेल है जो संगठित तरीके से किसी को भी टारगेट करता है। हाल फिलहाल में उसकी ड्यूटी शंकराचार्यों को गरियाने में लगाई गई है। क्या धनखड़ साहब अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाजपा आईटी सेल के गुर्गों पर कंट्रोल करवा सकते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे शंकराचार्यों को बदनाम मत करो, उन्हें टारगेट मत करो, उन्हें ट्रोल मत करो, उनका चरित्र हनन मत करो, उन्हें गालियां मत दो? क्या धनखड़ साहब ऐसा कर सकते हैं? खुद की एक वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने सवाल उठाया कि कम से कम अपने पद की गरिमा रखते, इतनी बार झुकने की क्या जरूरत थी? तो बुरा लग गया। लेकिन गोदी मीडिया, फर्जी आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किस तरीके से संगठित होकर दूसरों का चरित्र हनन करती है, इस पर कभी किसी को दुख नहीं होता। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब पिछले दिनों किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे कि विपक्ष के सांसदों को सरकार द्वारा लाए गए सही बिलों का समर्थन करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन सा बिल सही है, किसका प्रावधान सही है, किसका नहीं सही है, कौन गड़बड़ है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या सरकार खुद ही करेगी कि हम जो बिल लाए हैं वो सब सही है, इस पर मुहर लगाओ, आगे बढ़ाओ? आवाज नहीं उठाएगा कोई। और यदि सरकार को यही कहना है कि उसकी बात सभी को मानना ही पड़ेगा, तो फिर विपक्षी दलों और विपक्षी सांसदों की जरूरत ही क्या है? शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद से लगभग 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि सरकार मान चुकी है कि वो जो भी ला रही है वो सब सही है।
किसी की राय, किसी का विचार, किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। ये बात कितनी हास्यास्पद है कि लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार द्वारा लाए गए ऐसे बिल जो ठीक हैं उस पर समर्थन करना चाहिए। आप होते कौन है सही और गलत का फैसला करने वाले? यदि आप ही सारा फैसला करेंगे तो फिर संविधान निर्माता तो बेवकूफ साबित हुए। यानी 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों ने जिस संविधान को बनाने में सालों तक बहस की, चर्चा की, मेहनत की, उसमें आप डॉक्टर अंबेडकर को याद कर लीजिए, सरदार पटेल को याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को याद कर लीजिए, पंडित नेहरू को याद कर लीजिए, लियाकत अली को याद कर लीजिए, जेबी कृपलानी को याद कर लीजिए। इस तरह के तमाम लोग जो दुनिया भर के संविधानों को छलनी की तरह छानते हुए दिन रात की मेहनत इसलिए की ताकि सत्ता बदमाश न हो जाए, इसलिए विपक्ष की व्यवस्था रखी। क्या वो सब नासमझ थे? और यदि आपने मान ही लिया है कि विपक्ष को नहीं रखना है तो फिर विपक्ष का काम ही खत्म कर दीजिए। जितने सांसद आपके जीत जाएं, और फिर सांसद की जरूरत ही क्या है जी? सीधे सीधे पार्टी वाला वोट डलवाइए, जिसको अधिक वोट मिल जाए। और वोट भी डलवाने की क्या जरूरत है? व्यवस्था तो सब हो ही रही है, मगर फिर भी पार्टी वाला वोट डलवाइए। जिस पार्टी को अधिक वोट मिल जाए उसका मुखिया देश का मुखिया। वैसे भी आरोप तो लगता ही है कि आपकी सरकार में किसी सांसद, किसी मंत्री या विधायक की कोई पूछ नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता, किसी को कोई सुनता नहीं है। होता वही है जो दो लोग चाहते हैं। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनने के मामले में आप सब ने देखा, विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था, किसी विधायक को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जबकि विधायक दल की मीटिंग होती है अपना नेता चुनने के लिए, वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन यह दुनिया का पहला ऐसा चुनाव होगा जहां किसी को यह मालूम ही नहीं था कि चुनना किसको है। आकाश से पर्ची आती है, आकाश से एक पर्ची आती है, उस पर्ची को खोलने के बाद वसुंधरा राजे को झटका लगता है और एक झटके में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भजन लाल शर्मा का नाम सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि भाजपा द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ता है कि कोई और नाम हो तो बताइए। हालांकि सब जानते थे कि बताने से कुछ होगा तो है नहीं, बल्कि उल्टा विरोधियों की लिस्ट में आ जाएंगे। कभी टारगेट भी किए जा सकते हैं। वही होगा जो मंजूर दिल्ली होगा, और वही हो गया। भारत में लोकतंत्र की अम्मा रोजाना बहुत मजबूत हो रही है, रोज 2 इंच मोटी हो रही है। आप लोग भी इसके मोटापे का आनंद लेते रहिए। अंत में अनुरोध बस इतना करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। सरकार के इस तरह की करतूतों से सबसे ज्यादा नुकसान इस देश की जनता का होना है, हमारा क्या। हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे और आपका 15 लाख अटका रह जाएगा।